बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉ गेट में QSO के 53 आर्टिकल पढ़ लिए थे। आज हम 54 से ऑनवर्ड पढ़ते हैं। आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट, कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो कब रेलिवेंट होती है, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में बताया गया। आप कहेंगे ये आर्टिकल 54 से 58 में बताया गया कि कोर्ट की कौन कौन सी जजमेंट जो होंगी वो रेलिवेंट मानी जाएंगी। देखो एक बात याद रखें कि मैं आपको स्टार्ट से ये चीज कह रहा हूं कि हमारे पास जो आर्टिकल 18 है, 18 से 69 तक जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, वो रेलिवेंट रेलिवेंट आपने कहना है। रेलिवेंट का मतलब क्या है कि अगर वो अपनी शराइत पूरी करते हैं, अगर वो अपनी शराइत पूरी करते हैं तो वो वैलिड होंगे, उनको माना जाएगा। देखें 18 आर्टिकल से 69 तक जितने भी चल रहे हैं ये सारे क्या है, रेलिवेंट। मगर कब, जब ये अपनी शराइत पूरी करते हो। तो अपने जहन में खाका बिठा लें, 18 से 69 के दरमियान कोई भी आर्टिकल दे दे, वो के 44, वो 44 को कह दे कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैंने तो ये पढ़ा था ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, तो ये वो है। ये वो कह दे 55 को वो कह दे कि ये लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड है, बच्चे के जायज होने के बारे में, आप कहेंगे नहीं नहीं, मैंने तो अपने जहन में सोचा था, मैंने पढ़ा हुआ था अपने जहन में कि ये जो आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक जो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, तो उसके मुतालिक है। तो कोर्ट की जो जजमेंट है वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक रेलिवेंट है, 54 से 58 तक। अब हम पढ़ते हैं। प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट, पिछली जजमेंट रेलिवेंट होगी टू बार, वो रोक देगी ये सेकंड सूट के अगला मुकदमा दाखिल ना हो और ट्रायल या उसका ट्रायल ना चले। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, अगर कोई जजमेंट वजूद रखती है, आर्डर और डिक्री या कोई आर्डर या डिक्री का वजूद है, विच बाय लॉ प्रिवेंट्स, जो कानून के मुताबिक रोक देता हो, एनी कोर्ट, किसी भी अदालत को, फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, कि वो मुकदमे की पैरवी ना करे, ऑफ ए सूट, उस मुकदमे की, और होल्डिंग ए ट्रायल या ट्रायल आगे ना चलाए, इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, वो रेलिवेंट फैक्ट है। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर, जब क्वेश्चन ये हो कि आया कि सच कोर्ट आर टू टेक कॉग्निजेंस, कि क्या ये कोर्ट दावे को ले सकती थी, उसकी कॉग्निजेंस कर सकती थी, ऑफ सच सूट, उस मुकदमे की, आर टू होल्ड सच ट्रायल, या उसका मुकदमा चला सकती थी। अब इसको देखें, लॉ गेट में आपसे कहेगा कि अगर किसी पहली कोर्ट ने कोई आर्डर, कोई जजमेंट, कोई डिक्री जारी कर दी और वो कोर्ट कंपीटेंट थी, तो क्या उसकी जो फैसला दिया होगा, क्या उसी पार्टियों से रिलेटेड, उसी जदाद से रिलेटेड वही वाला मसला आगे हम दोबारा फिर वो मुकदमा दायर कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। अब अपने जहन में CPC को ले आए, रेस जुडिकाटा को, कि ये वही वाला एक समझे कि उसी तरह का है कि अगर एक कोर्ट कंपीटेंट थी, उसने कोई फैसला दिया तो फैसला वैलिड होगा, वो रेलिवेंट होगा। इसका उल्ट बना के आपसे कहेगी कि कोर्ट इनकम्पिटेंट थी, कोर्ट कंपिटेंट यानी नहीं थी, और फिर उसने कोई फैसला दिया, तो क्या वो भी रेलिवेंट होता है? आप कहेंगे वो रेलिवेंट नहीं होता। 55, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट, कुछ खास जजमेंट जो है वो रेलिवेंट होगी इन प्रोबेट, प्रोवेट वगैरह मैंने जुरिस्डिक्शन, उसकी जुरिस्डिक्शन को लेते हुए। ए फाइनल जजमेंट, प्रोबेट किसको कहते हैं? प्रोबेट कहते हैं मुसद्दे का जो वसीयतनामे होते हैं उसको। ये फाइनल जजमेंट, अगर कोई फाइनल जजमेंट दी हो, आर्डर और डिक्री, या तो आर्डर या डिक्री जारी की हो ऑफ ए कंपीटेंट कोर्ट, आ गया ना लफ्ज कि कोर्ट कंपीटेंट हो, इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, किसके मुकदमे को सुनते हुए? प्रोबेट यानी मुसद्दे का वसीयतनामों के मुकदमे को सुनते हुए, मैट्रिमोनियल यानी खानदानी मामले को सुनते हुए, एडमी रियलिटी बहरिया के मामले को सुनते हुए, और इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन, या किसी शख्स के दिवालिया हो जाने के मुकदमे को सुनते हुए, विच कन्फर्स अपॉन,
किसी के हक में फैसला कर दे। देखो, एक लफ्ज़ के बहुत से मतलब होते हैं, मगर हम आपको वो मतलब बताते हैं जो उस वक्त सबसे ईजी हो और आप बच्चे को समझ आ जाए। कन्फर्स अपॉन, किसी के हक में फैसला कर दे, और टेक्स अवे, या किसी के हक से वो फैसला छीन ले, फ्रॉम एनी पर्सन, किसी शख्स से, एनी लीगल करेक्टर, उसका कोई लीगल करेक्टर वापस ले ले। आर विच डिक्लेयर्स, या कोई डिक्लेयर कर दे, वाजिया कर दे, एनी पर्सन, कि कोई भी शख्स, टू बी इंटाइटल्ड, कि वो इस चीज का मिजाज है, इस चीज की अथॉरिटी रखता है, टू एनी सच करेक्टर, इस तरह के किरदार का, आर टू बी इंटाइटल्ड, या उसका इंटाइटल्ड होना चाहिए था, टू एनी स्पेसिफिक थिंग, किसी खास चीज का, नॉट अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन, ये बस ध्यान में रखना, वो किसी खास शख्स के बारे में ना हो, बट एब्सोल्युटली, बल्कि एज ए होल हो। इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। मैं भी आपको बताता हूं, When the existence of any such legal character, जब इस तरह का कोई लीगल करेक्टर वजूद रखता हो, आर द टाइटल, या कोई इस तरह का कोई टाइटल रखता हो, टाइटल किसको कहते हैं मैं भी आपको बताता हूं, ऑफ एनी सच पर्सन, किसी शख्स से रिलेटेड, टू एनी सच थिंग, किसी भी चीज के मुतालिक, इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। देखें, 55 के अंदर यह कहा गया कि अगर कोर्ट किसी प्रोबेट को लेकर, मैट्रिमोनियल मामलात को लेकर, या किसी इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन को लेकर अगर कोर्ट कंपीटेंट है और वो किसी के हक में फैसला कर दे, कन्फर्स कर दे कि नहीं, ये हक आसिफ का बनता है, और दूसरे से छीन ले, यानी उससे टेक्स अवे कर ले कि नहीं, जाहिद का ये हक नहीं बनता, तो ये, अब आगे चल के हम यही वाली बात पढ़ेंगे, मैं भी आपको बता रहा हूं, जो आगे हम पढ़ेंगे कि ये कब माना जाएगा कि कोर्ट ने किस वक्त उससे हक छीना और किसके हक में दे दिया, यानी आसिफ के हक में किस वक्त किया, आसिफ के हक में कब कन्फर्स किया, और जाहिद के हक से कब छीन लिया। तो आप कहेंगे जिसने वो फैसला सुना रही थी ना कोर्ट, जब उसने फैसला कर दिया कि कन्फर्स है, उस वक्त से आसिफ को जो है हकूक हासिल हो गए, और जिस वक्त उसने ये फैसला जिसके अगेंस्ट सुनाया था, उस वक्त से उसके हकूक छीन गए। ये वाली बात है। सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ, ये बड़ी कीमती लाइन है। लागेट में आपसे कहेगा ये ऊपर वाले तमाम देकर के फाइनल जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री वगैरह जो है प्रोबेट से रिलेटेड, मैट्रिमोनियल मामलात से वगैरह से रिलेटेड, ये क्या कंक्लूसिव प्रूफ होता है? अगर कोर्ट कंपीटेंट हो, आपके हाथ तब कंपीटेंट अगर कोर्ट है तो तब वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, अगर कोर्ट कंपीटेंट नहीं है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। आगे है दैट एनी लीगल करेक्टर, कोई भी लीगल किरदार, लीगल करेक्टर किसको कहते हैं, ये टाइटल किसको कहते हैं? मैं कहता हूं कि ये मेरी जायदाद है, दूसरा कहता कि मेरी जायदाद है। अब कोर्ट मुझे लीगल करेक्टर देती है, इंटाइटल कर देती है कि नहीं आसिफ की है, तो मुझे उसने टाइटल दे दिया, और जिसके खिलाफ किया उससे टाइटल छीन लिया। दैट एनी लीगल करेक्टर, कोई भी लीगल किरदार, विच इट कन्फर्स, जो वो किसी के हक में कहती है, एक्रूड एट द टाइम, वो कब से उसके हक में लिया जाएगा, व्हेन सच जजमेंट, जब ऐसी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री केम इनटू ऑपरेशन, जब इस तरह की डिक्री ऑपरेशन के अंदर आई थी, तब से ये बात मानी जाएगी। दैट एनी लीगल करेक्टर, कोई भी लीगल किरदार, टू विच इट डिक्लेयर्स, कि अगर कोर्ट कोई लीगल करेक्टर डिक्लेयर करती है, वाजिया करती है, एनी सच पर्सन टू बी इंटाइटल्ड, कि आज से जो ये शख्स है ये इसका हकदार होगा, एक्रूड टू दैट पर्सन, वो हकूक उसको कब हासिल होंगे, एट द टाइम, उस वक्त, व्हेन सच जजमेंट, जब उस तरह की जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, ये तो ऑर्डर या डिक्री, डिक्लेयर्स इट, उस ऑर्डर या डिक्री ने वाजिया किया था, इट टू हैव एक्रूड, के अब वो उससे हासिल कर सकता है, टू दैट पर्सन, यानी उसने जिस वक्त उसके हक में फैसला किया था, जिसके हक में फैसला किया उस वक्त से उस पर लागू होगा, जिस वक्त से उसने छीना दूसरे से उस वक्त में छीन जाएगा। दैट एनी लीगल करेक्टर, कि कोई भी लीगल जो करेक्टर है, विच इट टेक्स अवे, जिससे वो छीन ले ले, फ्रॉम एनी सच पर्सन, किसी भी शख्स से, सीज एट द टाइम, वो उस वक्त से ले लिया जाएगा, रुक जाएगा, विच सच जजमेंट, के इस तरह की जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, ऑर्डर या डिक्री डिक्लेयर्ड, वो वाजिया हो जाए, दैट इट हैड सीज्ड और शुड सीज, कि ये इससे छिन गई है या इससे छिन जानी है,
जरूर चेंज आनी, शुड का लफ्ज है। एंड दैट एनीथिंग टू विच, और कोई भी चीज इट डिक्लेयर, जो डिक्लेयर कर दे एनी पर्सन, किसी भी शख्स को, टू बी सो इंटाइटल्ड कि वो इसका हकदार है, वाज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन, और ये जो जायदाद है उस शख्स की है, एट द टाइम, उस वक्त से, फ्रॉम विच सच जजमेंट, कि जिस वक्त में कोर्ट ने वो जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर्स, कि ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री सुनाए हैं, दैट इट हैड बीन, कि ऐसे हैं, और यानी ऐसे रहे हैं, रह चुके हैं, और शुड बी हिज प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सिंपल सी बात, इसमें क्या चीज बताई गई, इसमें यह कहा गया कि जब कोर्ट इन मामलात को लेकर किसी के हक में फैसला सुना दे, किसी में कंफर्म कर दे, किसी को लीगल करेक्टर या टाइटल कर दे, या किसी से टेक अवे कर ले, उसे छीन ले, वो कब से लागू होता है, जिस वक्त कोर्ट ने फैसला सुनाया होता है तब से लागू होता है। इतनी सी कहानी थी। 56 रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज, क्या कहते हैं, रेलिवेंसी ऑफ इफेक्ट, कि जो रेलिवेंसी है उसका इफेक्ट किस पर होगा, ऑफ जजमेंट पर, डिक्री पर या ऑर्डर पर, अदर देन, किन के अलावा, दोज मेंशन इन आर्टिकल 55, यानी आर्टिकल 55 के अलावा जो बाकी बच गए हैं ना जो चीजें, उनके मुताल्लिक अगर जजमेंट या ऑर्डर, डिक्री वगैरह जारी होगी, वो भी रेलिवेंट होते हैं। कैसे, अब इसके अंदर आ गया जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री अदर देन दोज, उनके अलावा, मेंशन इन आर्टिकल 55, जो 55 के अंदर जो है हमने बयान किए हैं, मेंशन इन 55, मेंशन इन आर्टिकल 55, जो आर्टिकल 55 में बयान किए हैं, आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट हैं, इफ दे आर रिलेट टू मैटर, अगर वो किससे रिलेट हो, मैटर ऑफ ए पब्लिक नेचर, कोई पब्लिक नेचर के मैटर हो, रेलिवेंट टू द इंक्वायरी, वो रेलिवेंट है उस इंक्वायरी से, बट सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, मगर वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते, ऑफ दैट विच दे स्टेट, जिसके मुतालिक वो बयान कर रहे हो। बड़ा अहम नुक्ता है, 55 के अंदर हमने देखा था कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है, मगर यहां पर कहा गया कि 56 के अलावा अगर कोई और किसी भी मामले के अंदर कोर्ट कोई ऑर्डर या डिक्री जारी करती है, तो इनके अलावा जो बाकी कोई मामलात में होगा तो वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। मिसाल के तौर के ऊपर कि मैं ये कहता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है, और कोर्ट के अंदर मामला है कि ये इतनी वैल्यू की नहीं है, तो क्या कोर्ट इर्द गिर्द की जो मेरी प्रॉपर्टियां होगी उनको देखकर क्या मेरे मुताल्लिक कोई फैसला दे सकती है, कोई हल निकाल सकती है? तो इस तरह के मामलात जो होते हैं ना, ये मैंने सिर्फ समझाने की गर्ज से ये मिसाल दी है, वरना आगे इसकी बहुत सी और मिसालें हैं, वो आप उसमें इलस्ट्रेशन में जाके समझना। आगे 57 जजमेंट अदर देन दोज, जजमेंट किसके बगैर अलावा, दोज मेंशन इन आर्टिकल 54 टू 56। अब यहां पे क्या आ गया, 57 में कौन सा आ गया कि 54 से लेकर 56 तक जितनी भी आर्टिकल दिए हैं उनके अलावा जो बाकी कोई फैसले होंगे तब वो रेलिवेंट है। इसमें वो कहा गया जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री अदर देन दोज, किन के अलावा, मेंशनड इन आर्टिकल 54, 55 एंड 56 आर इररेलिवेंट, ये सब के सब इररेलिवेंट हो गए, अनलेस कब तक, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, के जब तक इस तरह की जजमेंट कोई वजूद ना रखे, ऑर्डर और डिक्री या ऑर्डर या डिक्री वजूद ना रखे, इज ए फैक्ट इन इशू, किससे रिलेटेड, असल वकूए से, आर इज रेलिवेंट या उस रेलिवेंट हो अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर, या इनका ताल्लुक इसी किताब के किसी और आर्टिकल से हो। यानी इसमें क्या कहा गया कि 54 से लेकर 56 तक के अलावा जो हमने पढ़ा है ना, उसके अलावा कोई और भी तो मामले होंगे ना, सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ यही वाले मामले होंगे तो रेलिवेंट होंगे। इसमें कहा कि 54 से 56 तक जो मामले हैं उनके अलावा भी कोई हो तो वो भी रेलिवेंट होते हैं अगर वो वजूद रखते हों, मगर कब रेलिवेंट हो गए, जब उनका ताल्लुक इस किताब की किसी भी और आर्टिकल से होगा जो रेलिवेंसी से ताल्लुक रखता है, तब वो रेलिवेंट है। अब है 58
फ्रॉड और क्लूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट, फ्रॉड या धोखे जबर वगैरह के जरिए से कोई जजमेंट हासिल की गई, और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, या कोर्ट कंपिटेंट नहीं थी, मे बी प्रूव्ड, हम इसको साबित कर सकते हैं, यानी उस पर आवाज उठा सकते हैं कि किसी शख्स ने, इसमें यह कहा, फ्रॉड के जरिए से, जबर के जरिए से कोई ऑर्डर वसूल कर लिया, या कोर्ट ऐसी थी कि जो जजमेंट नहीं दे सकती थी, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। प्रूव्ड का मतलब हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। एनी पार्टी टू द सूट, कोई भी पार्टी जो मुकदमे की हो और अदर प्रोसीडिंग या कोई दूसरी कार्रवाई की हो, मे शो, वो जाहिर कर सकती है, दैट एनी जजमेंट, के कोई भी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, ऑर्डर या डिक्री विच इज रेलिवेंट, जो रेलिवेंट है अंडर आर्टिकल 54, 55 और 56, 54 से 56 तक, एंड विच हैज बीन प्रूव्ड, ये जो साबित हो चुकी हो बाय दी एडवर्स पार्टी, किसी एडवर्स पार्टी के जरिए से, वाज डिलीवर्ड, और उन्होंने वो ली थी बाय ए कोर्ट नॉट कंपिटेंट, किसने डिलीवर्ड की थी, उस कोर्ट ने जो कंपिटेंट नहीं थी, टू डिलीवर इट, इसको डिलीवर करने की, उसको देने की, वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, या वो क्या की गई थी, और वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, या वो फ्रॉड से हासिल की गई थी, और क्लूजन या कोई जबर से हासिल की गई थी। तो सिंपल वर्डिंग में लॉ गेट में आपसे कहेगा, अगर किसी शख्स ने आर्टिकल 54 से 56 के दरमियान, अगर किसी बंदे ने कोई किसी तरह का ऑर्डर लिया हो, कोई जजमेंट हो या कोई अदर प्रोसीडिंग हो, और ऐसी कोर्ट जो कंपिटेंट नहीं थी उसने ऑर्डर दे दिया हो, या किसी लोगों ने जबर के जरिए, फ्रॉड के जरिए ले लिया हो, तो क्या उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल उठा सकते हैं। ये बड़ा कीमती है 59, ये है एक्सपर्ट ओपिनियन, इसका अपने नंबर भी याद रखना 59। अब हम पढ़ रहे हैं ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, कि तीसरे इंसान के जो ओपिनियन है क्या वो रेलिवेंट होते हैं, कि जिसका ताल्लुक मुकदमे से किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हो, इनडायरेक्टली तौर पे, क्या उसके ओपिनियन रेलिवेंट हैं? आप कहेंगे हाँ। अब एक और नुक्ता इसमें से देख लें, आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आप कहेंगे ये 59 से 65 तक है। कहां से? 59 से 65 तक क्या है? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, इसके मुतालिक है। अब हम पढ़ते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन को। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन होगा? जो माहिर होंगे। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को ये हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को ये ओपिनियन लगे अपॉन ए पॉइंट ऑफ ए फॉरेन लॉ, यानी कोर्ट को ओपिनियन चाहिए हो किसके मुतालिक? फॉरेन लॉ के मुतालिक, गैर मुल्की कानून के मुतालिक, आर ऑफ साइंस और आर्ट्स, या साइंस से रिलेटेड या कोई आर्ट से रिलेटेड, आर एज द आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, या हैंड राइटिंग से मुतालिक, और फिंगर इंप्रेशन या उंगलियों के निशानात से रिलेटेड, द ओपिनियन अपॉन, अब कोई शख्स उस पर अपना नजरिया देगा, दैट द पॉइंट ऑफ पर्सन, कि उस पर्सन का पॉइंट स्पेशली स्किल्ड, लफ्ज बड़ा कीमती कि ये स्किल्ड हो वो, इन सच फॉरेन लॉ, इस फॉरेन लॉ में, साइंस में, आर्ट्स में, और इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हो, एज टू द आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, कि किस शख्स की ये हैंड राइटिंग है, और फिंगर इंप्रेशन या किसी को उंगली को निशान है, और रेलिवेंट फैक्ट, वो रेलिवेंट फैक्ट है। सच पर्सन आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स, इनको एक्सपर्ट कहेंगे। अब जरा बड़ा कीमती है आपसे, हर चीज के मुतालिक जो है एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होता, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन किसको कहेंगे? कि जो इसमें मेंशन कर दिए गए हैं, कोई फॉरेन लॉ से मुतालिक, साइंस से, आर्ट से, फिंगरप्रिंट से लेकर हैंड राइटिंग वगैरह से रिलेटेड, किसका लफ्ज आपने याद रखना? एक्सपर्ट का। अगर एक्सपर्ट ही नहीं है तो उसका किस तरीके से हम बात ओपिनियन को जो हम रेलिवेंट मान लेंगे? नहीं, तो सिर्फ यही शर्त क्या है, यही वाले मामलातों, और कौन दे? एक्सपर्ट दे, तब वो रेलिवेंट है, वरना नहीं। 60 फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, अगर कोई एक्सपर्ट कोई ओपिनियन देता है तब क्या करेंगे हम?
फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। ये बड़े गौर से देखना, पहले कोई ऐसा मामला है जो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, आर रेलिवेंट, फिर वो रेलिवेंट होता है। इफ दे सपोर्ट, अगर वो सपोर्ट करते हों, आर इनकंसिस्टेंट या खिलाफ जाते हों विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के ओपिनियन के, व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट, तो तब उस तरह के नजरियात, उस तरह के ओपिनियन रेलिवेंट होंगे। अब देखें, लागैट में आपसे कहेगा कि एक शख्स अगर कोई बयान दे रहा है, वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि ए ने बी को कोई चीज पिलाई, उसके बाद जो है बी मर गया, और एक्सपर्ट कहता है कि ये जहर से मरा है। तो देखो, अब उसने जो ये लफ्ज कहा था कि ये मर गया, तो अब ये देखो एक्सपर्ट का किसकी सपोर्ट में आ गया कि हाँ, एक्सपर्ट ने भी कह दिया कि जहर से मरा, और उसने भी ये तस्दीक की कि कोई चीज खिला रहा था। तो यानी सिंपल वर्डिंग में, अगर एक्सपर्ट ओपिनियन किसी भी बात को जो पहले रेलिवेंट नहीं थी, उस बात को सपोर्ट कर दे या उसके खिलाफ चली जाए, देखें इनकंसिस्टेंट का लफ्ज है, खिलाफ चली जाएगी तब भी रेलिवेंट होती है। तो इनकंसिस्टेंट का लफ्ज भूल नहीं जाना, तो या तो खिलाफ जाए तब भी रेलिवेंट, सपोर्ट में जाए तब भी रेलिवेंट होती है। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट, कब किसी शख्स की जो हैंड राइटिंग है वो रेलिवेंट मानी जाएगी। देखें, अब ये जो 61 है ना, ये बड़ा जो है एक कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, इसमें एक्सपर्ट का मामला नहीं है। अपने जहन में रखना, 61 जो है ये एक्सपर्ट से ताल्लुक नहीं रखता, ये उन लोगों से ताल्लुक रखता है जो किसी बंदे को जानते हो। मिसाल के तौर के ऊपर, मेरा दोस्त है राणा मोहम्मद अहमद खान एडवोकेट साहब, वो जानते मेरी राइटिंग कैसी है या मैं किस तरह लिखता हूं। अगर कोई मामला ऐसा हो कि मैं कहीं गायब हो गया हूं और मेरी कोई राइटिंग के मुतालिक पूछना हो, तो अहमद भाई क्या कह दें कि हाँ, मैं जानता हूं ये राइटिंग आसिफ की है, आसिफ इसी स्टाइल में लिखता था, तो उसकी बात भी रेलिवेंट होगी, अगरचा कि वो एक्सपर्ट नहीं है। तो यानी 61 किसको बयान करता है कि जो एक्सपर्ट ना हो, मगर वो उसकी राइटिंग से, उस मामले से वो लोग क्या करते हो, वो उसको जानते हों, उससे आगा हों, बाखबर हों, एक्वेंटेड हों, तो वो उनके ओपिनियन भी रेलिवेंट होते हैं। When the court has to form an opinion, जब कोर्ट को एक ओपिनियन ऐसा दरकार हो, एज टू द पर्सन, किसी शख्स को लेकर, बाय होम एंड एनी डॉक्यूमेंट, कि जिसको लेकर कोई दस्तावेजात वाज रिटन के उसने लिखी थी, और साइंड या उसने उस पर दस्तखत किए थे, द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स का नजरिया, एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन, जो बाखबर हो, ये जानता हो उस शख्स की राइटिंग से, बाय होम इट इज सपोज्ड, कि वो फर्ज कर ले, टू बी रिटन, के उसी ने लिखी है, यानी आसिफ नहीं लिखी है, अहमद भाई कह दें, और साइंड, ये तो उसने आसिफ ने साइन किए हैं, एंड इट वाज, या ऐसा था, या आर वाज नॉट रिटन, या यूं कह दे कि नहीं भी साइन किए। देखे, या तो मेरे हक में बोल पड़े कि आसिफ ने साइन किए, या यूं कह दे नहीं आसिफ की नहीं है, तब भी रेलिवेंट है। और नॉट रिटन, और उसने नहीं लिखी, और साइंड, उसने साइन नहीं किए, बाय दैट पर्सन, उस शख्स ने, इज रेलिवेंट फैक्ट, ये रेलिवेंट फैक्ट है। तो लॉगैट में आपको उलझाकर कहेगा कि कोई भी शख्स जो किसी की हैंड राइटिंग से, साइन वगैरह से एक्वेंटेड हो, उससे बाखबर, उसको जानता हो, और वो ये कह दे कि ये इसने किए हैं, तब तो रेलिवेंट है। अगर वो इनकार करता हो कि नहीं ये इसकी राइटिंग नहीं है, तो क्या इसका इनकार भी रेलिवेंट होता है? आप कहेंगे हाँ। वो अगर इनकार कर दे या हां कर दे, दोनों ही रेलिवेंट होते हैं। एक्सप्लेनेशन, ए पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड, एक शख्स को हम मानेंगे कि वो जानता है, बाखबर है, विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे शख्स की हैंड राइटिंग से, व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट, जब उसने उस शख्स को लिखते हुए देखा हो, और व्हेन ही हैज रिसीव डॉक्यूमेंट, कि जब उसने डॉक्यूमेंट रिसीव किए हों, परपोर्टिंग टू बी रिटन, और उसका इरादा ये हो, मंशा ये हो कि लिखे गए हैं बाय दैट पर्सन, कहता हो कि उस शख्स ने लिखे हों, यानी उसका इरादा हो, यानी वो जानता हो कि उसने लिखे हों, पर्सन, उस शख्स ने, इन आंसर टू डॉक्यूमेंट, उन डॉक्यूमेंट के जवाब में, रिटन बाय हिमसेल्फ, जो उसने लिखे थे,
आर अंडर हिज अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी में लिखवाए गए हों, एंड एड्रेस टू दैट पर्सन, उस शख्स को मुखातिब करने के लिए मैं समझाता हूं। और व्हेन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या उसने अपने आम डेली की रूटीन में डॉक्यूमेंट परपर्टिंग टू बी टेकन, को उसने टेकन किए हैं बाय द पर्सन, उस शख्स ने, हैविंग बीन हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम, जो अक्सर उसको देता था। अब जरा गौर से देखें, इसमें उस शख्स को एक्वेंटेड माना जाएगा। आपसे लॉ एक्ट में कहेगा क्या उस शख्स को एक्वेंटेड माना जाएगा, उसका एक्वेंटेड मानकर उसके ओपिनियन को हम तस्लीम करेंगे, कि अगर उस शख्स ने किसी को सिर्फ हैंड लिखते हुए देखा हो। मिसाल के तौर पर मैं खड़ा हूं, लॉ एक्ट में आपको इस तरह का सवाल बना देगा, आसिफ खड़ा है और उसने एक बंदे को खत लिखते हुए देखा, और उसने देखा उस पर फूल पत्तियां बनी हुई थी, यानी खास डिजाइन बना था, और आसिफ ने देख लिया, और आसिफ उस बंदे को जानता है, और वो आसिफ चला गया, और उस बंदे की हैंड राइटिंग अदालत में आ गई कि, और आसिफ को बुलवा लिया गया कि क्या तुमने ये लिखते हुए देखा था, और आसिफ कहते हाँ मैं उस वक्त गुजर रहा था, मैंने यही वाली चीज को देखी थी, ये इस वक्त इस तरह साइन कर रहा था, और डेट भी मैंने देखी थी कि ये वाली है। तो क्या सिर्फ देख लेने से भी रेलिवेंट होता है? आप कहेंगे हाँ, अगर उसने पक्का वो ये यकीन से कहे कि हाँ मैं कहता हूं ये इसने देखा है। ये भी, या अगला सवाल बना देगा कि अगर मैंने एक बंदे के पास खत लिखा, मिसाल के तौर पर मैंने एक आदमी से कहा मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं 1 करोड़ का, उसने मुझे खत में लिखा भी मैं 1 करोड़ तो नहीं देता आपको, मैं तो 80 लाख दूंगा। मैंने दोबारा लिखा यार 80 लाख नहीं, हम इस तरह करते हैं 90 लाख पे सौदा डन कर लेते हैं। वो कहता अच्छा 90 लाख में सौदा डन हो जाता है। अब उसका वो खत जो 80 और 90 वाला है, उसके मुतालिक अगर अदालत ने कोई सवाल करना हो, कोई केस ऐसा दायर हो गया हो जिसमें उस खत का जिक्र हो, तो मैं ये कह सकता हूं, जबकि मैंने तो देखा भी नहीं कि उसने लिखा है, मगर मैं कैसे कहूंगा, मैं अब कब कैसे एक्वेंटेड बन जाऊंगा कि मैं अदालत को कहूंगा जज साहब इस खत के अंदर फिर मेरे इस मकान के मुतालिक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये सवाल मैंने उस शख्स से ही किया था, तो उसने ये मेरे ही खत का जवाब दिया है। तो अगर इस तरह आपस में कन्वर्सेशन का जवाब हो कि एक दूसरे को दे रहा हो, वो भी रेलिवेंट होते हैं, तो ये लॉ गेट में पूछ सकता है। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम, कि कोई बंदा नजरिया देता है किसके मुतालिक, कोई हकूक के मुतालिक और कस्टम या रस्म रिवाज के मुतालिक। व्हेन रेलिवेंट, वो कब रेलिवेंट है। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट कोई ओपिनियन लगे एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम, के कोई खास जनरल कस्टम और राइट या कोई खास तरह के हकूक, द ओपिनियन जो नजरिया हो एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम, कि वाकई इस तरह के रस्म रिवाज होते हैं, और राइट इस तरह के हकूक रखते हैं, ऑफ पर्सन वो लोग, हु वुड बी लाइकली टू नो, कि जिनको आम तरीके से जानते हैं, ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, के उसको रखते हैं, इफ इट एग्जिस्टेड, अगर वो एग्जिस्टेंस होते, आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट हैं। सिंपल वर्डिंग में आपसे लॉ गेट में कहेगा कि 62 आर्टिकल कानून शहादत जो है वो जनरल कस्टम को बयान करता है या स्पेसिफाइड कस्टम को बयान करता है। आप कहेंगे जनरल कस्टम को, कि आम लोगों का ये क्या है। अब याद रखना इस जनरल कस्टम के अंदर स्पेसिफाइड क्लास के लोग भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि हमारे ईसाई भाई जो हैं उनका ये कस्टम है, तो वो रेलिवेंट है। तो मैं एज ए होल बता रहा हूं, अकेले बंदे का नहीं मैं बताऊंगा कि आसिफ जो है उसका तो ये रस्म रिवाज है, आसिफ इस तरह करता है कि जिस दिन 14 अगस्त होती है उस दिन वो ईद मनाना शुरू कर देता है। ये वाली चीज नहीं, बल्कि क्या जनरली मैं कहूंगा कि ये वाली स्पेसिफाइड क्लास के लोग ये वाला काम करते हैं, ये रस्म रिवाज रखते हैं या हकूक रखते हैं, वो रेलिवेंट होगा, अकेले बंदे का नहीं। द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम, यहां पर जो बात बताई गई जनरल कस्टम की, और राइट या हकूक की, इंक्लूड्स उसमें शामिल है कस्टम और राइट, रस्म रिवाज या हकूक, कॉमन टू एनी कंसीडरेबल क्लास, जो आम हो, आगे ना कॉमन हो, कंसीडरेबल क्लास ऑफ द पर्सन, आम लोगों के, कोई खास तरह के लोगों की क्लास के अंदर आम हो, कॉमन हो, स्पेसिफाइड ना हो। 63 ओपिनियन एज टू यूसेज टेनेट्स, व्हेन रेलिवेंट, कब लोगों के जो उनके
रस्म रिवाज होते हैं और या अकायद होते हैं वो कब रेलिवेंट होते हैं? व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट ने कोई ओपिनियन लेना हो एज टू द यूसेज एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी, किसी लोगों के किसी खास नज़रिए को लेकर या किसी बंदे के कोई खास अकीदे को लेकर, ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन, कुछ लोगों को और फैमिली उनके ख़ानदान को लेकर। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस, किसी भी मजहबी और चैरिटेबल फाउंडेशन या किसी चैरिटेबल खैराती फाउंडेशन को लेकर, आर द मीनिंग ऑफ वर्ड, या किसी लफ्ज़ों को लेकर, आर टर्म्स या कोई ख़ास तरह की इस्तिलाहात को लेकर यूज्ड इन ए पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जो किसी ख़ास ज़िले में बोली जाती हों, आर बाय ए पार्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, या ख़ास लोग उसको बोलते हों। द ओपिनियन ऑफ पर्सन, लोगों का नज़रिया, हैविंग स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज, जो इनका ख़ास इल्म रखते हों, देर अपॉन, इनके ऊपर, आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट हैं। देखें, लागैट में आपसे कहेगा कि एक शख्स है, आसिफ है, वो एक लोगों का अकीदा जानता है कि इनका ये अकीदा है, क्या वो रेलिवेंट है? आप कहेंगे हाँ। वो कहेगा कि अगर आसिफ एक बंदे के टर्म्स को जानता है कि ये लोग ख़ानदान के, ये इस तरह के लोग इस लफ्ज़ को इस सेंस में कहते हैं, इस तरह हमारे यहाँ पर सराकी बोली जाती है तो साईं कहा जाता है, तो जो साईं जो है वो बड़े को कहा जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ इस तरह के लोग, इस ज़िले के लोग इस तरह का लफ्ज़ बोलते हैं, तो वो भी रेलिवेंट होता है। अब है 64, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, रिश्तों के मुतालिक आप जो है कोई नज़रिया दे तो वो क्या रेलिवेंट होता है? हाँ। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को कोई ओपिनियन हो एज टू द रिलेशनशिप, ताल्लुकात को लेकर, ऑफ वन पर्सन टू अनदर, कि एक शख्स का दूसरे से क्या रिश्ता है। द ओपिनियन, जो नज़रिया होगा, एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट, जो कोई उनके कंडक्ट के जरिए से देखेगा, एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप्स, कि क्या इनका ये रिश्ता वजूद रखता है, ऑफ एनी पर्सन, किसी शख्स का, हु एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, कि क्या वो उसकी फैमिली का मेंबर है, और अदरवाइज या नहीं है, हैज स्पेशल मीन्स, और उसको खास इल्म, उसको पास खास जराए हों ऑफ नॉलेज, जानने की, ऑन द सब्जेक्ट, इस मामले को, इज ए रेलिवेंट फैक्ट, वो रेलिवेंट है। देखें, लागैट में आपसे कहेगा कि क्या अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के रिश्तों के मुतालिक कोर्ट को यह पता करना हो कि यार ये बताओ भाई इसका रिश्ते से क्या है, हमें पता नहीं चल रहा कि इसका इससे क्या रिश्ता है, कोई कहता है ये इसका भाई है, कोई कहता है इसका कज़न है, तो आप बताएं ये क्या है। तो अगर कोई शख्स उसके रिश्तों को जानता हो तो वो उसका जो बयान होगा वो रेलिवेंट होगा। अब मेरी एक चीज को गौर से देखना, लफ्ज 18 से लेकर 69 तक रेलिवेंट 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 है, फैक्ट इन इशू नहीं, ये ख्याल करना। रेलिवेंट का मतलब क्या है? असल वाक्य से जुड़े हुए वाकयात हैं ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते कि एक बंदे ने कह दिया ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एक आदमी है वो कहता जी मेरी बीवी है, मैं जाके कह दूं जज साहब इसकी बीवी नहीं है, क्या मैं इतनी अथॉरिटी रखता हूं कि मैंने कह दिया, जज साहब ने कहा ठीक है जी आज के बाद इसके करीब ना जाना, आसिफ ने तुम्हें कह दिया? तो इस तरह की बात नहीं होती, सिर्फ मेरी बात रेलिवेंट मानी जाएगी कि यार इसने कहा, इसको उसको पता है कि ये इसकी बीवी नहीं है, ये नहीं कि मेरी बात मानकर कंक्लूसिव प्रूफ बनकर बैठ जाए। हाँ, इसमें कुछ आर्टिकल हैं जो कंक्लूसिव प्रूफ के हैं, मगर एज ए होल कंक्लूसिव प्रूफ नहीं, बल्कि क्या है वो रेलिवेंट है। इस नुक्ते को अपने जहन में कभी भी ना भूल जाना, क्योंकि अक्सर लोग कानून शहादत में यही गलती कर रहे होते हैं। आप यहां से जहन में रखें, जो भी वकील होगा ना कि जो वाकई वकालत को समझता होगा वो कानून शहादत के नाम से भी कांपेगा। ये इतना खतरनाक सब्जेक्ट है, देखने में इतनी सी किताब है, ठीक है, 166 इसके आर्टिकल है, मगर ये बंदे को हिला देते हैं, क्योंकि सिविल में भी इसका मामला, क्रिमिनल में भी इसका मामला, इसमें थोड़ी सी गलती बंदे को उड़ा के फेंक देती केस को। प्रोवाइडेड, अब प्रोविजन आ गई, दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट, जो ऊपर 64 के अंदर जो कोई नजरिया दे रहा है रिश्तों का, वो अब सफिशिएंट नहीं होगा टू प्रूव, साबित करने के लिए, ए मैरिज, किसी शादी को, इन प्रोसीडिंग अंडर द डाइवोर्स एक्ट 1869, अगर वो शादी किसके
ताबे होकर हुई है, कौन सा डाइवोर्स एक्ट जो है 1869 के तहत, तब ये लागू नहीं होंगे। बड़ा कीमती है तो लॉ एक्ट में आपसे पूछ लेगा कि डाइवोर्स एक्ट 1869 के तहत किसी की मैरिज के मुतालिक कोई ओपिनियन कोई दे तो वो रेलिवेंट होता है, आप कहेंगे नहीं। आर इन प्रोसिक्यूशन, अब ये अगले आ गए, ये और भी कीमती हैं। आर इन प्रोसिक्यूशन, ये कोई ऐसे मुकदमात हैं अंडर सेक्शन 494 495 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, वो भी रेलिवेंट नहीं माने जाएंगे। तो देखें, डाइवोर्स एक्ट जो है 1869 के तहत मैरिज को लेकर, या इन सेक्शन को लेकर पीपीसी के 494 और 495 को लेकर, ये जो आर्टिकल 64 है वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। ये बड़ा कीमती, इसको रट लेना। 65 ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, ग्राउंड जो होते हैं ओपिनियन के वो कब रेलिवेंट होंगे? Whenever the opinion of any living person is relevant, जब किसी एक जिंदा शख्स का कोई नजरिया रेलिवेंट हो, the grounds on which such opinion is based, तो वो तमाम ग्राउंड जिसकी बुनियाद पर उसने वो नजरिया दिया था, ओपिनियन दिया था, आर आल्सो रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। अब आपसे लॉ एक्ट में कहेगा कि एक शख्स ने कोई तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसने उस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद के ऊपर जो है नजरिया दिया, तो क्या वो एक्सपेरिमेंट रेलिवेंट है? हाँ, अगर वो शख्स जिंदा है तो ठीक है। क्यों कि देखें, किसी जिंदा इंसान ने कोई ये दिया हो और वो किसी ग्राउंड की बुनियाद पर दिया हो, किसी तजर्बात की बुनियाद पर दिया हो, तब वो रेलिवेंट माना जाता है। अब हमारे पास आ गए यहां पे करेक्टर व्हेन रेलिवेंट, ठीक है। ये 66 से 69 तक है। तो लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा कि क्यूएसओ के अंदर करेक्टर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल और कौन से आर्टिकल तक है, आप कहेंगे 66 से 69 तक। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, फिर हम पढ़ते हैं ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से आए। सिविल मैटर में, सिविल केसेस में किसी के कोई करेक्टर को रेलिवेंट नहीं माना जाता जब तक के मुकदमा करेक्टर से रिलेटेड ना हो। अगर मुकदमा ही करेक्टर से रिलेटेड है तब वो रेलिवेंट माना जाएगा। तो लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि सिविल मैटर के अंदर अगर केस ही करेक्टर को लेकर है तो क्या वो रेलिवेंट नहीं होता? फिर गलत। अब गलत, जब केस ही उसको लेकर है, सवाल ही उसके करेक्टर को लेकर है, तो तब तो रेलिवेंट है। हाँ, अगर उसके करेक्टर को लेकर कोई सवाल नहीं है, आम मुकदमा सिविल है, तब उसमें कोई करेक्टर किसी शख्स का रेलिवेंट नहीं होता। नंबर 2, ये नुक्ते भूल नहीं जाना आपने लॉ एक्ट में। नंबर 2, क्रिमिनल केस के अंदर प्रीवियस गुड करेक्टर जो है वो रेलिवेंट होता है, बैड करेक्टर रेलिवेंट नहीं होता। देखें प्रीवियस, क्या देखें, जो हमारा क्रिमिनल केस होता है उसमें प्रीवियस गुड करेक्टर जो है वो रेलिवेंट है। इसीलिए हम जब भी क्रिमिनल केस आता है और जब हमने जमानत करवानी होती है, हम जज साहब से क्या कहते हैं, जो बाकी अपने हम पॉइंट बताएंगे तो हम क्या कहते हैं, जज साहब ये शख्स बहुत शरीफ आदमी है, इस पे झूठा मुकदमा किया गया है, ये तो पाकिस्तान का और इस शहर का सबसे जो है इज्जतदार शहरी है, इसने तो पहले कभी जुर्म किया ही नहीं। तो उसके प्रीवियस गुड करेक्टर को हम गिनवा रहे हैं ताकि जज साहब उसकी जमानत देते वक्त रिलीफ दें। अब आपसे लॉ एक्ट में एक और सवाल पूछ सकता है, क्या प्रीवियस कन्विक्शन क्रिमिनल केस में रेलिवेंट होती? अब ये आ गया बैड करेक्टर, ठीक है। हाँ, प्रीवियस कन्विक्शन अब रेलिवेंट होगी। अब मुखालिफ वकील क्या कहेगा कि जज साहब मेरे फाजिल दोस्त जो हैं वो भूल रहे हैं कि देखिए ये मैं पर्चा साथ लेकर आया हूं, इस बंदे को जिसको कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल सिटीजन है, इसके खिलाफ तो ये 2 पर्चे पहले हुए, पहले भी जो है ये कन्विक्शन इसको हुई है। तो देखो प्रीवियस जो कन्विक्शन है वो रेलिवेंट है। दोबारा इस नुक्तों को देख लो, सिविल केस के अंदर आम हालात में बैड या गुड करेक्टर रेलिवेंट नहीं होता। क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड रेलिवेंट है, और एक और क्या चीज रेलिवेंट है, प्रीवियस कन्विक्शन, पिछले अगर उसको कोई कैद हुई हो वो भी रेलिवेंट मानी जाती है। अब देख लें 66, इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट, सिविल केसेस में करेक्टर जो है
वो कंडक्ट को प्रूव करने के लिए इंपोर्टेड जो उसने उसके जिम्मे लगाए हैं, उस पर थोपे हैं, इररेलीवेंट वो रेलिवेंट है। ये इल्ज़ाम लगाए, इंपोर्टेड इल्ज़ाम लगाए। इन सिविल केसेस में द फैक्ट हकीकत दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन किसी शख्स का किरदार कंसर्न्ड इन सच एज टू रेंडर प्रोबेबल, जो ये चीज पेश करता हो कि ये ऐसा हो सकता है, आर इम्प्रॉबेबल या नहीं हो सकता, एनी कंडक्ट कोई भी ऐसा जो उस पे जो उसने बात या इल्जाम लगाया हो, इंपोर्टेड टू हिम उसने उस पे कहा हो, इज इररेलीवेंट वो इररेलीवेंट है, एक्सेप्ट मां सिवाय का। वही वाली मैंने बात कि जब केस ही किरदार का हो तो एक्सेप्ट इन सो फार एज, किसको मद्देनजर रखते हुए, सच कैरेक्टर अपीयर कि ऐसा किरदार जब हो फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट, दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट हो। ठीक है, तो यानी सिंपल वर्डिंग में लॉ गेट में अगर आपसे कहे कि अगर केस ही कैरेक्टर को लेकर उठाया गया कि ये इंसान बद किरदार है और उसने इतने जुल्म किए हैं, तो क्या अब भी सिविल केसेस में हम उसके कैरेक्टर को इररेलीवेंट मानेंगे? आप कहेंगे नहीं, अब नहीं। जब सवाल ही उसके कैरेक्टर का है तो रेलिवेंट अब माना जाएगा। 67 इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। आगे ना वही चीज कि क्रिमिनल केसेस में पिछला जो गुड कैरेक्टर है सिर्फ वो रेलिवेंट होता है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल मुकदमात में द फैक्ट हकीकत दैट द पर्सन अक्यूज्ड के जिस शख्स पे इल्जाम लगाया है इज ऑफ ए गुड कैरेक्टर, वो तो अच्छे किरदार का है, इज रेलिवेंट, ये रेलिवेंट है। 68 प्रीवियस बैड कैरेक्टर, पिछला जो बैड कैरेक्टर है, नॉट रेलिवेंट, वो रेलिवेंट नहीं है, एक्सेप्ट इन रिप्लाई, मां सिवाय रिप्लाई में। अब रिप्लाई क्या मैं पहले समझाता हूं आपको, पहले पढ़ लें। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में द फैक्ट हकीक ये चीज दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज ए बैड कैरेक्टर, कि जो मुल्जिम है ये तो बड़े बुरे किरदार का है, इज इररेलीवेंट, वो रेलिवेंट नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे। अनलेस, जब तक एविडेंस हैज बीन गिवन, कि जब तक सबूत दिए गए हो दैट ही हैज ए गुड कैरेक्टर, कि ये तो बड़ा जो है अच्छे किरदार का है, इन विच केस, इस केस में इट बिकम रेलिवेंट, तब ये रेलिवेंट बन जाएगा। अब जरा इस नुक्ते को गौर से समझें। लफ्ज है इन रिप्लाई, मैं एक शख्स की जमानत करवा रहा हूं और जमानत करवाते हुए मैं क्या कहता हूं कि जज साहब ये जो शख्स है, मेरा जो क्लाइंट है, ये बहुत इंतहाई जो है ईमानदार शख्स है, देखें ये सर्टिफिकेट देखें, इसने इतने फला चीज बनवाए, इसने इतने फलाही काम किए, ये देखें इसने इतने हज किए, ये देखें इसने इतनी ज़कातें दी। मैं अगर कुछ सबूत पेश कर रहा हूं तब रिप्लाई के अंदर दूसरा वकील कह सकता है। ठीक है, ये मैंने भी बड़ी मुश्किल से इस चीज को समझा था, इस पॉइंट को मैंने फिर इसकी फिलॉसफी ऑफ जो है ना QSO वो पढ़ी थी, तो उसके अंदर फिर जाकर मुझे समझ आया था कि इन रिप्लाई के कितने मतलब बन जाते हैं, क्योंकि QSO बहुत टफ है, मैं तो उससे बड़ा घबराता हूं। तो मैं जब भी वो QSO का मामला आता है मैं तो उसको बहुत डीप के अंदर लेके जाता हूं। इसीलिए आपके इस लेक्चर को मैं ना, मुझे पता है कि मैं इस लेक्चर को किस तरीके से आपको शार्ट करके वो दे रहा हूं, जबकि मेरा दिल मानता ही नहीं कि मैं इसको इतनी सी देर में एक आर्टिकल को बता दूं, बल्कि एक एक आर्टिकल पे एक एक घंटा बहस हो सकती है, इतना इसकी फिलॉसफी ज्यादा है। क्योंकि जब मैं कानून की बुक पढ़ता हूं ना, मैं अक्सर उसकी फिलॉसफी पढ़ता हूं कि उसका फलसफा पीछे से क्या है, वो क्या उसकी डीप क्या होती है। तो यानी क्या रिप्लाई के अंदर अगला वकील कह सकता है कि जज साहब आसिफ भाई जो है, ये मेरे फाजिल दोस्त जो हैं, ये इसकी नेकनामी पेश करते जा रहे हैं, तो देखें ये मेरे पास भी इसके कुछ कारनामे हैं कि इस शख्स ने ऐसे से हरकतें की, ऐसे से काम किए, इतने जुल्म लोगों पे किए, तो ये देखें, रिप्लाई में कर सकते। आगे है हमारे पास कि एक्सप्लेनेशन 1, ये बड़ी कीमती है। द आर्टिकल डज नॉट अप्लाई, ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा टू केसेस, उन केसों में इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन, जिसमें किसी शख्स का बुरा किरदार इज इट सेल्फ ए फैक्ट इन इशू, केस ही उस पर बना हो। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है केस ही उसी पे बना, असल वकुआ ही वो है कि ये शख्स बुरे किरदार का, तब ये आर्टिकल उस पर अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2, एक्सप्लेनेशन 2, ए प्रीवियस कन्विक्शन, अगर पिछली कोई कैद है, इज रेलिवेंट, तब वो रेलिवेंट मानी जाएगी एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, कि ये शख्स वाकई ही बुरे किरदार का है। आज के लिए आखिरी 69, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। देखो मैं बार बार आपको बताता हूं, जब भी लफ्ज डैमेज आएगा ना, उसका मतलब होता है नुकसान।
जब एस का लफ्ज साथ लग जाए ना, डैमेजेस, उसका मतलब होता है मुआवजा। ये जमीन आसमान का फर्क है। करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, किसी शख्स का किरदार जब उस पर मुआवजा लगाना हो, मुआवजे का कोई केस हो तो। इन सिविल केसेस में द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन, कि ये वाकया कि एक शख्स का जो किरदार है इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, कि उसका किरदार अगर किसी भी मुआवजे को इफेक्ट करता हो, उसकी रकम को इफेक्ट करता हो, विच ही आर्ट टू रिसीव, जो उसको रिसीव होनी चाहिए, इज रेलिवेंट, तब वो रेलिवेंट है। यानी ज़र हर्जा की रकम वसूल करते वक्त इसका किरदार रेलिवेंट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन इन आर्टिकल 66, 67, 68 एंड 69 द वर्ड करेक्टर, इन तमाम आर्टिकल में जो मैंने अभी बताया, इसमें जो लफ्ज किरदार है इंक्लूड्स बोथ, वो किस में शामिल है, रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन, उसकी इज्जत रेपुटेशन को लेकर, और डिस्पोजिशन यानी उसका इफ्ताद मिजाज को लेकर ये लफ्ज माना जाएगा। यानी किरदार में क्या लफ्ज शामिल है, उसकी रेपुटेशन भी शामिल है और डिस्पोजिशन भी शामिल है। तो लागैट में आपसे कहेगा कि करेक्टर जो है, जो इन तमाम के अंदर जो आया 66, 67, 68 और 69 में जो लफ्ज करेक्टर आया, वो सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन से रिलेटेड है। आप कहेंगे गलत, वो डेपोजिशन से भी रिलेटेड है, इफ्तदाद मिजाज से भी रिलेटेड है। बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 68, मां सिवाय आर्टिकल 68 में क्या, द एविडेंस में बी गिवन, एविडेंस दिए जा सकते हैं ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन, जनरल रेपुटेशन को लेकर, एंड जनरल डिपोजिशन, और जनरल डिस्पोजिशन को लेकर दिया जा सकता है, एंड नॉट ऑफ ए पार्टिकुलर एक्ट, उसके खास चीजों को लेकर नहीं, बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वर शोन, जिसके अंदर हम उसका किरदार जाहिर कर रहे हो। देख लें, इसमें यह कहा गया आर्टिकल 68 के अंदर जो है वो जनरल बात को लेकर हम उसका किरदार को बात बताएंगे, मगर इसमें सबसे कीमती जो आपने जहन में रखनी है कि जो मैंने अभी बताया 68 से 69 तक, इनके अंदर जो लफ्ज करेक्टर है ना, वो सिर्फ आपसे लागैट में कहेगा रेपुटेशन पे अप्लाई होता है, आप कहेंगे नहीं, वो रेपुटेशन पे अप्लाई होता है, डिस्पोजिशन पे अप्लाई होता है। यहां तक का था हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सल्लम व सल्लु अलैहि। अल्लाह हाफिज।